अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ की। इस वक्त आपको मालूम है कि पूरे खत्ते के अंदर हालात बड़े संगीन हैं, बड़े टेंस हैं, मगर इसमें साथ में ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज तमाम के तमाम कॉन्टेक्स्ट में क्या निकलती है। चूँकि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि किस तरीके से इंडिया को, भारत को, हिंदुत्व भारत को जो है वो बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक सेटबैक लग रहे हैं। सफारती सतह के ऊपर ऐसा लगता है कि इंडिया ये जंग जो है, ये जो गेम ऑफ नर्व्स है, ये हार रहा है। क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले जो है एक तो यूएन के अंदर अपना मुकदमा इस तरीके से इंडिया हार जाता है कि वो चाह रहा होता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जो है वो उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करवाए इस तमाम की तमाम सिचुएशन के ऊपर, मगर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा जो है लफ्ज़ यूज़ करती है, वो करती है ये लफ्ज़ कि जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसके अलावा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा एक मुकम्मल तौर पर जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने, अक्लो शऊर और मुदब्बिर होने का मुजाहरा करने का कहती है। तो उसके अंदर भी जो है वो ख़ास तौर पर जिक्र होता है कि जी ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स मस्ट बी कंसीडर्ड। अगर तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स का जो जिक्र मेंशन कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी इस डिस्प्यूट की पार्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जिसका उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, यानी कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर नहीं कहा जा सकता। और इसके अलावा इसमें तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान से जो है कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, तभी इस मसले का हल जो है इफ़हाम व तफ़हीम के साथ निकल सकता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक एक सफारती सतह के ऊपर भारत को झटका लगता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है मोदी, पीएम मोदी जो है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर और एक बड़ी रोबस्ट किस्म की डिप्लोमेसी करने की जो उन्होंने कोशिश की, तकरीबन 100 से ज़ायद सफ़ीरों से अब तक मुलाकातें कर चुके हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस कर चुके हैं, मगर उसके साथ साथ जो है वो डजन्स ऑफ वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी टेलीफोनिक राब्तों के अंदर हैं। मगर इस सब का नतीजा क्या निकलता है? दुनिया जो इनसे सवालात कर रही है पीएम मोदी के साथ कि जी आपके पास सबूत कहाँ है, शवाहिद कहाँ है। जब आप पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं तो हमारे पास ठोस एविडेंस रखें, तो वो एविडेंस उनके पास दिखाने को नहीं होता। अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की आपके सामने एक कोट रखूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स से एक सफ़ीर को कोट कर रहा है कि वो प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहा था इंडियन ऑफिशियल्स के साथ, उससे बाकायदा सवाल उठाया कि आप जो हमारे सामने बार बार पाकिस्तान के पास्ट बिहेवियर को रख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान माजी में ऐसा करता रहा है, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अगर करता रहा है एलिजिडली, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अभी करंट डिस्प्यूट के हवाले से जो करंट वाकया पहलगाम का हुआ है, इसके हवाले से तो आपके पास कोई किसी भी किस्म का कोई भी सबूत, कोई एविडेंस जो है, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये बता सके कि इसके पीछे पाकिस्तान है। तो क्या आप सिर्फ पास्ट बिहेवियर की वजह से, सिर्फ माजी के वाकयात की वजह से जो आप समझते हैं, क्या आप उसकी बेस के ऊपर एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर के साथ फुल स्केल वॉर पे जाएंगे? कि यानी कि आप लोग क्या, उसका जो इनडायरेक्टली जो उसका मतलब था कि आप लोग क्या इम्प्लिसिटली इतने ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं कि आप जो है सिर्फ पास्ट के रवैयों के बेस के ऊपर जो आप खुद समझते हैं, आप एक जो ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, कि आप उसके साथ जंग लड़ेंगे? तो ये सवालात जो है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी उठा रही है, इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड लीडर्स ये सवालात उठा रहे हैं कि सबूत कहाँ हैं, वो शवाहिद कहाँ हैं जिसकी बेस पर आपको लगता है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किसी भी तौर पर इंडिया की हमायत नहीं कर रही। इंडिया की इतनी ज़्यादा वॉर हिस्टीरिया फैलाने के बावजूद भी उसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो वाज़े तौर पर इंडिया को हरी झंडी दिखा दी है, लाल झंडी बल्कि दिखा दिया, उसको कह दिया कि जी आप निकले, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बाकायदा कह दिया इंडिया पाकिस्तान खुद ही इसको रिजॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अब तक जो है ईयू है और यूनाइटेड नेशंस है, उन दोनों ने मुश्तरका तौर पर यही कहा है कि दोनों ममालिक जो है इफ़हाम और तफ़हीम के साथ इस मामले को रिजॉल्व करें। आप देखते हैं कि किसी भी मुल्क ने इंडिया का वो बयानिया ख़रीदने की कोशिश नहीं की कि जी पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है या इंडिया एक मजलूम रियासत है, इंडिया जो है पाकिस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों का शिकार है। दुनिया की किसी एक मुल्क ने भी अब तक पाकिस्तान को पिन पॉइंट नहीं किया, दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी अभी तक इंडिया के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, और दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी अभी तक इंडिया का बयानिया नहीं खरीदा। और इस हवाले से आप देखते हैं कि बैरूनी ममालिक के अंदर जो मीडिया है उसके अंदर इंडिया की नैरेटिव की कवरेज बिल्कुल ना होने के बराबर है, और ना ही इंडिया के हवाले से किसी भी किस्म का कोई थ्रेट अलार्म जो है वो वहाँ पर रेज हो रहा है, ना ही इंडिया की धमकियों को, तड़ियों को कोई भी दुनिया का मुल्क इस जगह संजीदा ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी है, बल्कि यहाँ पर एक जो है एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो हुई है, पाकिस्तान जो है इसका इंडिया भी दे रहा था कि अब इंडिया जो है चूँकि इसको सुबकी का सामना पूरी दुनिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, अवामी एहतसाब बढ़ता जा रहा है, अब आवाम को भी तो कोई ना किसी तरीके से अपीस करना है। तो अब पाकिस्तान की जानिब से इशारे दिए जा रहे थे कि अब इंडिया जो है वो छुप कर वार करेगा, पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा, चूँकि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भी इंडिया की दहशतगर्दी का शिकार है। तो यहाँ पर मौजूद प्रॉक्सीज इन द फॉर्म ऑफ BLA एंड TTP जो है लगता है ऐसा
था, पाकिस्तान इशारा दे रहा था इंडिया उनको एक्टिवेट करेगा, और इसका जो अमली मुजाहरा हमने देखा कि किस तरीके से तकरीबन 54 ख्वारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश करते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, और इतनी बड़ी तश्कील को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उसको जन्म वासिल कर दिया जाता है और पाकिस्तान के अंदर दाखिले से मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाता है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई जो है हमारी अफवाज की पेशा वराना महारत की वजह से रोक दी जाती है और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया ये समझ रहा था, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं समझ रहे थे कि पाकिस्तान को हमने मशरकी बॉर्डर के ऊपर से इंगेज किया हुआ है और साथ में मगरबी बॉर्डर के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर वहां से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करेंगे। मगर इस तनाजुर में हम ये देखते हैं कि वो वाली जो तमाम की तमाम उसका प्लॉय है कि भी लग रहा था पाकिस्तान को दोनों फ्रंट के ऊपर इंगेज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस वक्त दोनों फ्रंट्स के ऊपर इंगेज्ड है, पाकिस्तान इस वक्त दोनों फ्रंट्स के ऊपर बिल्कुल जो है मुतहरिक है। पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर अपनी पेशा वराना महारत के तहत दोनों फ्रंट्स को जो है इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी है कि इंडिया का इसके बाद जो है प्रिपेयर्डनेस क्या होगी? क्या इंडिया जो है इस वक्त जो इतनी ज़्यादा उसने वहाँ पे ड्रम पिट कर दी है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो वहाँ पे जंग के तबल बजा रहा है, तो क्या इंडिया इस तरीके से सिर्फ सिंतास मुआहदा ख़त्म करके या अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से इस जंग को लड़ेगा, या अमली तौर पर कुछ करने की पोजीशन में भी है? अगर अमली तौर पर इंडिया जो है मिलिटरीली कुछ करने की पोजीशन में है, अगर वाकई पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की कोई जंगी महाज पाकिस्तान के ऊपर खोलता है, तो क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या इंडिया की प्रिपेयर्डनेस इस हवाले से है? और अगर होती इंडिया की थी प्रिपेयर्डनेस तो अब तक वो हमला कर चुका होता पाकिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पर यह बड़ा सवाल है कि इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी, जंगी तैयारी पाकिस्तान के ऊपर एक महाज खोलने के हवाले से है क्या? क्योंकि अब तक उसको जो है छुप छुप कर पाकिस्तान पे वार करने की कोशिश पड़ रही है, अब तक वो कुछ जो है छुप छुप कर कार्रवाइयां कर रहा है, सामने आने की जरूरत उसकी इस वजह से नहीं हो रही चूंकि 2019 के अंदर एक बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एक बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ा था। पूरी दुनिया में उनकी तस्दीक हुई थी जब उनका जो है वो त्यारा मार गिराया था, बालाकोट एपिसोड जब हुआ था। बल्कि आपके सामने मैं कोट करती चलूं कि दुष्यंत सिंह जो है वो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के जनरल हैं, वो इस वक्त वहाँ पे एक उनका वॉर स्टडीज के ऊपर एक थिंक टैंक भी लीड करते हैं। उनका ये स्टेटमेंट ताज़ा आया है कि जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी और जब हमारा त्यारा मार गिराया गया था, हमारे पायलट को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, तो ये पूरी की पूरी इंडियन अफवाज के लिए एक वेकअप कॉल थी। हमें उस वक्त पता चला था कि हमारी एक्चुअल सलाहियत कहाँ है, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त मिलिटरीली, हम जो कितने ज़्यादा इस वक्त तैयार है पाकिस्तान के साथ जंग के लिए, उस वक्त उनको समझ आई थी। तो अब जो है बहुत सारे माहिरीन मुबसरीन सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी, जंगी तैयारी कितनी है? पाकिस्तान को जो धमकियां वो लगा रहा है उस हवाले से क्या वो हकीकत है, वो फसाना है? तो यहाँ पर आपके सामने जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी और उसके मुताबिक जो है वो बड़े चशमकुशा हकायक है कि इंडिया अभी तक पाकिस्तान पर हमलावर क्यों नहीं होने की जरूरत कर रहा। सबसे पहला नुकता जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो कि 2-1 दिन पहले कल परसों में पब्लिश हुई है, उसके अंदर ये उठाया जाता है कि इंडिया जो है वो इस वजह से भी पाकिस्तान पर अब तक हमला करने से कतरा रहा है, चूंकि इस तरीके से उसकी मिलिट्री एक्सपोज हो जाएगी, उनकी तमाम खामियां इस तरीके से अयां हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के साथ जो इमिनेंट वॉर है उसके लिए उनकी प्रिपेयर्डनेस उस तरीके से नहीं है। और इसका जो है वाज़ेह तौर पर सबूत 2018 के अंदर एक दी जाने वाली एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग है इंडिया के अंदर, और इस पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग के अंदर बाकायदा इस बात का जो है अदा किया गया, इस पॉइंट आउट किया गया कि इंडिया का जो वेपन है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसके अंदर तकरीबन जो है 68% वो इक्विपमेंट है मिलिट्री का जो कि बिल्कुल बोसीदा गला सड़ा है, किसी इस्तेमाल के लायक नहीं है। ये इंडिया की भारतीय फौज का इस वक्त ये हाल है कि सिर्फ 68% इनके पास ऐसा जंगी साजो सामान मौजूद है जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, वो सिर्फ जो है कचरे का ढेर है। फिर उसके अलावा इसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि 24% ऐसा जंगी साजो सामान इंडिया के पास है कि बाकायदा जो है वो किसी भी तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, उसके जरिए से जो है वो जंग लड़ी जा सकती है। और सिर्फ 8% ऐसा जंगी साजो सामान है जिसको कहा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, और वो सिर्फ जो है वो बहुत ज़्यादा जो जदीद तरीन जंगी तकाज़ों के मुताबिक जो तमाम पैरामीटर्स में वो फिट होता है। तो अब सिर्फ 8% जंगी साजो सामान जो इतना मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट हो उसके तहत जदीद जंगें नहीं लड़ी जाती और इंडियन अफवाज को इस बात का कतई तौर पर अदराक नहीं है। वो इसी वजह से ये कतड़ियाँ लगा रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंडिया के अपने जो दिफाई मुबसरीन है, जब उनको आप सुनते हैं वो इस बात का भी इशारा देते हैं कि गो कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो बहुत बड़ा जो हमारी इस वक्त ईगो हमारी बूस्ट हुई है, जो हमने अना का बड़ा मसला बनाया हुआ है पाकिस्तान के हवाले से, ये जो सबसे ज़्यादा जो हमने अपनी हैवी असेसमेंट की हुई है इस वजह से की हुई है कि जी 3 हमारे पास जो है वो रशियन मेड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उनमें से 3 हमारे पास नस्ब हो चुके हैं और तकरीबन
36 رافیل طیارے جو ہم نے فرانس سے امپورٹ کیے ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں شامل ہو چکے ہیں. 26 مزید رافیل طیارے جو ہے وہ ہم آرڈر کرنے لگے ہیں. مگر یہاں پر یہی دفاعی مبصرین سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک ایسا جو ہیویلی جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہیویلی ماڈرنائزڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے, جنگی ساز و سامان جو بہت زیادہ جدید ہوتا ہے, اس کو سیکھنے کے لیے, اس کے ڈفرینٹ آپشنس کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اس کی جو ہے کیپیبلٹیز, اس کی لمیٹیشنس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ بہت سارا سال لگتے ہیں, اس میں کافی عرصہ لگتا ہے. مگر ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے اس نے وہ کسی ایکٹیو ہاٹ سپاٹ کے اندر ایک ایکٹیو وارفیئر کے اندر انوالو نہیں ہے. تو یہ جو جنگی ساز و سامان جو اس کے پاس ہے, جس کی بیس کے اوپر جو ہے اس کی ایگو اتنی زیادہ انفلیٹڈ ہوئی ہوئی ہے, اتنی ہائپ اپ ہوئی ہوئی ہے, ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب ہے اس کو نہ تو اس کی لمیٹیشنز کا پتہ ہے, نہ اس کی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے. تو اب ایک ایسا جنگی ساز و سامان جو آپ نے استعمال نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے, چونکہ اس کی مدد سے آپ فنکشنل ڈیٹرنس اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اور کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ آپ نے وہ جنگی ساز و سامان استعمال ہی نہیں کیا, آپ کو آپریٹ کرنا ہی نہیں آتا, آپ کو اس کے فنکشنز نہیں پتا, آپ کی افواج اس سے یوز ٹو نہیں ہے, تو آپ کسی جنگ کے دوران کسی بھی ایونٹ کے اندر جو ہے آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے. اچھا, یہاں پر ایک اور بڑا اہم ترین نقطہ ہے, وہ یہ بھی ہے کہ یہ اس تمام سچویشن کو جو ہے انڈیا کا ایک اور نیبر چائنا وہ بھی آبزرو کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ بھی اس طریقے سے آبزرو کر رہا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک خوف, ایک ڈر پایا جاتا ہے کہ کہیں جو ہے ایک ٹو فرنٹ وارفیئر ہمارے اوپر پاکستان اور چائنا مل کے امپوز نہ کر دیں. اچھا, یہاں پر جو ہے سوال یہ بھی ہے کہ چائنا کا اتنا زیادہ خوف کیوں ہے, چائنا فیکٹر انڈیا کے جو ہے وہ ڈیفنس سرکلز کے اندر کیا ہے, اور ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے جو کہ اس وقت ایک دنیا کی کافی بڑی معیشت ہے, وہ اپنے ڈیفنس کی صلاحیتوں کے اوپر کیوں نہیں اس طریقے سے انویسٹ کر سکا, کیوں نہیں اپنی آرمی کو ماڈرنائز کر سکا. تو یہاں پر بڑے عجیب ترین, بڑے ایک چشم کشا حقائق نیو یارک ٹائمز خود کوٹ کر رہا ہے کہ مودی نے جو ہے بے تحاشا کوششیں کی کہ اس کی آرمی جو ہے اس کی کوارڈینیشن امپروو ہو جائے, وہ اسٹریم لائن ہو جائے, اور وہاں پر بہتر طریقے سے جو تینوں یونٹس ہیں آرمی کے وہ مل کر جو ہے وہ ایئر فورس ہے, بری افواج ہے, زمینی افواج ہیں, یہ سب مل کر جو ہے کام کریں اور ماڈرنائزیشن کے اوپر ایک ساتھ مل کر جو ہے ایک اسٹریٹجی بنائیں. مگر یہ ٹاسک جن جنرلز کو دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کا جو ہے بڑے حیران کن طور کے اوپر 2021 کے اندر جو ہے اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے اور وہ جنرل جو ہے وہ مارا جاتا ہے. مگر اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے دفاعی مبصرین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ انڈیا کی جو آرمی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ رفٹ ہے, اتنی زیادہ تلخیاں ہیں, اتنا زیادہ اس کے اندر کھینچا تانی ہے انڈیا کی آرمی کے اندر, اتنی زیادہ ٹینشنز ہیں کہ وہاں پر جو ڈفرنٹ کورز ہیں, ڈفرنٹ یونٹس ہیں, اور آرمی کے ڈفرنٹ برانچز جو ہیں, بری افواج, بحری افواج, یہ تمام جو ڈفرنٹ برانچز آرمی کے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی کوارڈینیشن نہیں کرنا چاہتی. اسی وجہ سے جن جنرلز کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا مودی کی طرف سے کہ جب آپ کوارڈینیشن اس میں بڑھائیں, ان میں سے ایک جنرل کو اس طریقے سے مشکوک طریقے سے وہ مارا جاتا ہے 2021 کے ہیلی کاپٹر کریش کے اندر. اچھا, پھر بہت ساری جیو پولیٹیکل ریزنس بھی ہیں کہ انڈیا کی آرمی کیوں نہیں ماڈرنائز ہو سکی, چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جانب جو یوکرینین تھیٹر آف وار ہے وہ لگا ہوا تھا, جس کی وجہ سے سپلائی چینز ڈسرپٹ تھیں, اور انڈیا کا جو سب سے پہلا بڑا ویپن سپلائر رشیا جو ہے, روس ہے, وہ اس طریقے سے جو ہے انڈیا کو ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سپلائی نہیں کر سکا. ایک تو یہ فیکٹر بھی جیو پولیٹیکل فیکٹر. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ 2020 کے اندر چائنا کے ساتھ جو ڈیڈلی اسکرمش ان کا بارڈر کے اوپر ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے اپنی بہت ہی ہیوی آرمی جو ہے وہ تقریباً 4 سال چائنا کے ساتھ بارڈر پہ ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے. یہ اتنی کاسٹلی ثابت ہوتی ہے. چائنا کا جو ہے ایک ڈر, ایک خوف ان کے اوپر, اتنی ان کی نیشنل سائیکی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام انویسٹمنٹ اس فرنٹ کے حوالے سے کر دیتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے جو پریپیئرنس ہے انڈین آرمی کی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہی وجہ ہے تمام ہیجان خیزیاں پھیلانے کے باوجود بھی انڈیا پاکستان پر حملے کی جسارت نہیں کر سکتا, اور اگر اس نے کی تو برے طریقے سے ایکسپوز ہوگا, اور جس طریقے سے پہلے پوری دنیا کے اندر اس کی تصحیق ہوئی, جگ ہسائی ہوئی, اس سے بھی زیادہ بدترین اس بار ہوگی. مزید تبصروں تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.